अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ख़वातीन डायबिटीज़ का शिकार हो जाती हैं, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। ये बीमारी दोनों मदर और बेबी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाए, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज क्या है, आज मैं इसी मौजू पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की परसेंटेज तकरीबन 8 to 9% है। इसका ये मतलब हुआ कि 100 प्रेग्नेंट लेडीज़ में से 8 या 9% जेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार हो जाएंगी। इनमें से 40 से 50% ख़वातीन डिलीवरी के बाद भी, यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद भी टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो सकती हैं। इसलिए ये जानना बेइंतहा ज़रूरी है कि इस कंडीशन को कैसे डायग्नोस की जाए और आगे जाके इसकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के सिम्टम्स में से कॉमन सिम्टम्स हैं प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा आना, मुंह खुश्क हो जाना, फटीग या थकन महसूस करना, सर का दर्द। ये सारे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के सिम्टम हैं, मगर ये सिम्टम प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी पाए जाते हैं। तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से हो रहे हैं या वैसे ही प्रेगनेंसी की अलामात हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए ये बहुत अहम चीज़ है कि आप अपने रिस्क फैक्टर्स पे नज़र रखें, यानी कि आपके अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जो पाए जाते हैं जो आपका परसेंटेज या आपके चांस बढ़ा देंगे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाएगी। इन फैक्टर्स में पहली चीज़ है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपकी मदर को या आपकी सिस्टर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं। दूसरी चीज़ आपकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री, क्या आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी? अगर हुई थी तो इस प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ का चांस ज़्यादा है। तीसरी आपकी रेस, क्या आपका ताल्लुक एशियन बैकग्राउंड से है, अफ्रीकन अमेरिकन बैकग्राउंड से है, मिडिल ईस्टर्न बैकग्राउंड से है? इन बैकग्राउंड की ख़वातीन को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का ज़्यादा चांस। पर्सनल हिस्ट्री, क्या आप पॉलीसिस्टिक ओवरी से सफ़र करती हैं? अगर ये कंडीशन आप में है तो चांस है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। इसी तरह क्या आपका वज़न ज़्यादा है? अगर आपका BMI 30 से ऊपर है तो चांस है कि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो सकती है। BMI को कैसे मेजर किया जाता है, इसका ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो मौजूद है। इसी तरह अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपके बच्चे का वज़न 4 किलोग्राम यानी कि 9 पाउंड से ज़्यादा था तो इस बात का इम्कान है कि इस दफ़ा भी इस प्रेगनेंसी में आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरे दो अहम फैक्टर, अगर मदर की एज 25 या 30 से ज़्यादा है या फिर प्रीवियस मल्टीपल प्रेगनेंसीज, यानी कि पहले भी आपके कई बच्चे हैं, तो इन दो फैक्टर्स को भी नज़र में रखना चाहिए क्योंकि इन ख़वातीन में डायबिटीज़ का ज़्यादा चांस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मदर के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं? डायबिटीज़ की वजह से बच्चे का वज़न बढ़ सकता है, इसलिए इस बात का इम्कान है कि डिलीवरी के वक्त खातून को C सेक्शन करवाना पड़े, जिसके अपने बुरे असरात हो सकते हैं। इसी तरह बच्चे के बढ़े हुए वज़न की वजह से डिलीवरी के दौरान दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इस बात का चांस है कि प्री एक्लेम्शिया या हाइपरटेंशन या खातून का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से। प्रीमेच्योर लेबर और प्रीमेच्योर बर्थ, यानी कि टाइम से पहले बच्चे की पैदाइश भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है, जिससे बच्चे की नशो-नुमा पे फ़र्क पड़ सकता है। ये बात मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि खातून को डिलीवरी के बाद भी टाइप 2 डायबिटीज़ का इम्कान हो सकता है अगर उनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो चुकी है। बच्चे के ऊपर भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बुरे असरात हो सकते हैं, मसलन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, या फिर इस बात का भी चांस है कि बच्चे में भी शुगर की बीमारी हो जाए। अगर आपके अंदर इन रिस्क फैक्टर्स में से कोई रिस्क फैक्टर है जिसका मैंने जिक्र किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से इन टच रहें और प्रेगनेंसी के दौरान अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करें। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया जाता है 24 से 28 जेस्टेशनल वीक्स में, 24 से 28 हफ्ते के दौरान, जिससे पता चल सकता है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है। आप अपना ब्लड शुगर खुद भी मॉनिटर कर सकती हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर का जानना और एक हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने टेस्ट करवाती रहें ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि आपको इस प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ तो डेवलप नहीं हो रही। जहाँ तक जेस्टेशनल डायबिटीज़ के इलाज का ताल्लुक है, गुड न्यूज़ ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इसको कंट्रोल में किया जा सकता है एक्सरसाइज और डाइट्स। ये ज़रूरी है कि आप अपना वज़न कम रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करती रहें जब तक कि आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है, इवन अप टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। डाइट एक की कंपोनेंट है। अमूमन तौर पे हमारी डाइट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। फैटी चीज़ें यानी निशास्ते और चिकनी चीज़ों को, ऑयल वाली चीज़ों को आपने अपनी डाइट में
कम रखना है। प्रोटीन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। मीट ज़रूर खाइए, अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो मीट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। लीन मीट जैसे चिकन ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड मीट को अवॉइड कीजिए क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत। कार्बोहाइड्रेट यानी कि अनाज जैसे रोटी चावल, सब्जियां, फल और फ्रूट एक बहुत बड़ी एनर्जी सोर्स का हिस्सा है। लेकिन कुछ ऐसे फल, फ्रूट और अनाज होते हैं जिनके अंदर शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसे फल, फ्रूट और अनाज होते हैं जिनमें शुगर का कंटेंट लो होता है, जो डायबिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो मौजूद है उन खानों के ऊपर जो सेफली डायबिटीज़ में खाए जा सकते हैं, जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है। मैं अपने 2 वीडियोस के लिंक आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक वीडियो स्पेसिफिकली डाइट इन डायबिटीज़ के ऊपर है और दूसरा वीडियो जनरली गुड डाइटरी एडवाइस के ऊपर है, जिसको खाने से वज़न कंट्रोल में रह सकता है। इसको फॉलो कीजिए। होपफुली आज के वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।